विधि शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस का अर्थ होता है विधि और प्रूडेंस का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात विधि का ज्ञान। यानी विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान भी कहते हैं। ये सामान्य इसकी परिभाषा देते हैं विधि शास्त्र को कि ये विधि क्या विज्ञान है विधि शास्त्र। सर्वप्रथम रोमन काल में ये रोमन वासियों का ये श्रेय है कि उन्होंने विधि शास्त्र का प्रयोग सबसे पहले किया था, जूरिस्प्रूडेंस का प्रयोग किया था विधि शास्त्र का। अब विधि शास्त्र के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे राज्य की उत्पत्ति, कब्जा यानी पोजीशन, स्वामित्व यानी ओनरशिप, विधि का अधिकार, हक टाइटिल, विधिक व्यक्ति, इसके आज के बारे में, संपत्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे आज विधि शास्त्र में। तो सर्वप्रथम यह है कि विधि शास्त्र क्या है। विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, ये सामान्य इसकी परिभाषा देते हैं। राज्य और राज्य का अर्थ जो है, राज्य की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है, लेकिन इसका निष्कर्ष है, इसकी अंतिम और बिल्कुल सटीक परिभाषा ये है राज्य का। राज्य वो है जो जिसका एक निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, प्रभुसत्ता वाली सरकार हो और उस वहाँ के नागरिक उस प्रभुसत्ता वाले जो प्रभु संपन्न सरकार है उसके आदेश को मानते हैं, उसको राज्य कहते हैं। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक दैवी सिद्धांत है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के अपने मत व्यक्त किए हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले दैवी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति लोग मानते हैं ये ईश्वर की देन। इसका समर्थन जो है मनु स्मृति और शांति पर्व में भी इसका समर्थन मिलता है। इसका वर्णन किया गया है मनुस्मृति और शांति पर्व में भी, जो उससे सपोर्टेड है कि ये ईश्वर की राज्य जो है ईश्वर की देन है। यहूदियों ने भी माना है यह प्रभु की इच्छा है, प्रभु की देन है। तमाम धार्मिक लोगों ने, तमाम धार्मिक ग्रंथों में भी ये है कि ये ईश्वर की देन है राज्य। दूसरा एक सिद्धांत है बल का सिद्धांत। इस सिद्धांत में लोग ये मानते हैं सबल जो वर्ग के लोग हैं वो निर्बल वर्ग के लोगों पे कब्जा, अपने बल प्रयोग उनको अपने अधीनस्थ करा लिया। यानी सबल जो है, सबल वर्ग का गुट, सबल वर्ग का संगठन निर्बल वर्ग के संगठन पर अपना अधीनस्थ, अपना अधिकार जमा लिया और उनको अपना अधीनस्थ बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वो एक बड़ा वर्ग बन गया, बड़ा गुट बन गया, बड़ा संगठन बन गया। ऐसे धीरे धीरे वो अपना एक छोटा सा राज्य स्थापित कर ली, अपनी बात मनवाने लिए। जो उनका लीडर था, जो उनका प्रमुख था, वो अपनी बातें मनवाने लगा सबको, तो एक छोटा सा राज्य हो गया। उसको क्योंकि उसका एक निश्चित विभाग है, उसका एक जो मुखिया है वो प्रभुता संपन्न है, वो अपने आदेश से लोगों को अपनी बातें मनवाता है और लोग उसकी बातें मानता है। जो नहीं मानता उसको दंडित भी करता है। तो ये बल का सिद्धांत भी लागू होता है। इसी प्रकार तमाम सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत है। अब हम एक पॉइंट पर आते हैं, कब्जा, पोजीशन। क्योंकि इसका चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि कल जो है एग्जाम है जूरिस्प्रूडेंस का बच्चों का, तो इसके लिए हम जो मेन है, जो मुख्य है, वो बातें हम बता दे रहे हैं कि जो एग्जाम में कल आ सकता है।
कब्जा, पोजीशन, पोजीशन क्या होता है, कब्जा क्या होता है? एक होता है मूर्त कब्जा, एक होता है अमूर्त कब्जा। मूर्त कब्जा को हम वो कहते हैं, जैसे ये पेन हम अपने लिया है, तो मूर्त है, मूर्त रूप में दिखती है, इस पे कब्जा हमारा है, तो इसको हम मूर्त कब्जा कहते हैं। अमूर्त कब्जा उसको कहते हैं जो हम देख नहीं रहे, जैसे किसी से हमको जैसे कस से धन लेना, कस से हमको 100 रुपया, हमारा ऋणी है 100 रुपया, उससे हमको प्राप्त करना है। क्योंकि कब्जा तो हमारा 100 रुपये पर है, लेकिन वह अमूर्त है, वो मूर्त नहीं, वह अमूर्त है। कब्जा तो है हमारा अमूर्त रूप में, लेकिन मूर्त रूप में कब्जा नहीं है, क्योंकि वो दूसरे के पास है। इसी प्रकार यदि हम किसी तोते को पिंजड़े में रखे हैं और उसके तोते का मालिक, तोते को हमने खरीद कर लाया भाई, उसके मालिक हैं, और उसको पिंजड़े में रखे हैं। अच्छा, मान लीजिए पिंजड़ा हमने खोल दिया और तोता उड़ गया, तो अब उस तोते पे हमारा कब्जा तो नहीं है, हालांकि उसके स्वामी है, मैंने पैसा देकर उसको खरीदा था, उसका स्वामी है मैं, लेकिन उसका वो हमारे पोजीशन में, वो हमारे कब्जे में नहीं है, न मूर्त कब्जे में है न अमूर्त कब्जे में। अब पता ना आएगा कि नहीं आएगा। तो ये है वह कब्जे में, कब्जा जो है मूर्त कब्जा और अमूर्त कब्जा, ये दोनों में अंतर आ सकता है। कि मूर्त कब्जा को हम वो कहते हैं जिसको हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने है, जो दिखाई दे रहा है, वो मूर्त कब्जा है। यानी दिखाई देने वाला मूर्त कब्जा और न दिखाई देने वाला अमूर्त कब्जा। हालांकि स्वामित्व उस पर हमारा दोनों पर है, स्वामित्व कब्जे पर दोनों पे होता है, मूर्त पर भी अमूर्त पर भी। लेकिन जो मूर्त का होता है, मूर्त पोजीशन, मूर्त कब्जा होता है, वो हमारे नियंत्रण में, भौतिक नियंत्रण में रहता है, और अमूर्त पोजीशन, अमूर्त कब्जा जो है हमारे भौतिक नियंत्रण में नहीं रहता, अप्रत्यक्ष रहता है। अब कब्जा के बाद एक होता है स्वामित्व, ओनरशिप। ओनरशिप और कब्जा में क्या अंतर है? जैसे हमने किसी की कोई वस्तु ले लिया, जैसे मान लीजिए कलमदान हमने फलाने की धिक्का की थी, हमने ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया, तो कब्जा तो हमारा इस पे है, लेकिन हमारा स्वामित्व इस पर नहीं है। हमारा चूंकि एक काका है, एक कलमदान काका है, इसलिए इस पे कब्जा, स्वामित्व उसका है, लेकिन पोजीशन हमारा है। तो पोजीशन होने के मतलब हमारा स्वामित्व थोड़ा हो गया इसमें। तो और स्वामित्व होता है जिसको विधि का अधिकार प्राप्त होता है, विधि के अनुसार उसको अधिकार प्राप्त होता है, उसको विधि के अनुसार लीगल राइट, उसको लीगल अधिकार उसको दे दिया जाता है। स्वामित्व वो उसको, और उसके अधिकार को छीनने वाले को, उसके अधिकार को न मानने वाले को, उसके अधिकार पर अतिक्रमण करने वाले को जो विधि जो है दंडित करती है। तो वहां हो गया वो स्वामित्व, ओनरशिप। ओनरशिप कब्जा पे हो, मतलब जो हमारा कब्जा भी है, हम इसके जैसे इस मेज के मालिक भी हैं, यानी ओनरशिप भी है हमारा और कब्जा भी हमारा। तो हम दोनों हो सकते हैं। मतलब स्वामित्व जो है और कब्जा में एक अंतर ये है कि हम, कोई जरूरी नहीं है कि कब्जे पर जो हमने कब्जा किया है उस पर हमारा स्वामित्व हो, लेकिन जिस पे हमारा स्वामित्व है उस पे हमारा कब्जा, भौतिक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कब्जा भी है हमारा। तो स्वामित्व के लिए जरूरी नहीं है कि उसका कब्जा भी हो। स्वामित्व जो लीगल राइट प्रदान करती है, विधि द्वारा राइट प्रदान करती है, उसको ओनरशिप देती है। लेकिन कब्जा जो है भौतिक पोजीशन के आधार पे होता है, भौतिक कब्जा के आधार, मूर्त कब्जे के आधार पर उसको कब्जा कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी की जमीन कब्जा कर लिया तो उसका कब्जा तो उसमें है, लेकिन वह उसका स्वामी नहीं। विधिक अधिकार, लीगल राइट, लीगल राइट जो है, विधिक अधिकार जो है, यह अधिकार विधिक जो है विधि के द्वारा जो व्यक्ति को दिए जाते हैं, जो नागरिक को, जो उसके राज्य के नागरिक होते हैं, उसको जो दिए जाते हैं, उसको विधिक अधिकार कहते हैं। ये विधि
उनको उस अधिकार से लैस करती है, विधि उनको अधिकार देती है, और उसका अतिक्रमण करने पे, जो उनको अधिकार दिया है उसका अतिक्रमण करने पर वह व्यक्ति जिसका अतिक्रमण हुआ है वह विधि की शरण में जा सकता है, न्यायालय की शरण में जा सकता है और अपने अधिकार का पालन वो करवा सकता है। उसका है विधिक अधिकार। हक व टाइटल, यानी इसमें हमारा हक क्या है, कितना हक है। जैसे पहले संयुक्त परिवार में जो कर्ता होता था, संयुक्त परिवार का मुखिया होता था, वो संयुक्त परिवार का मालिक होता था, उसी के नाम से सारे घर के सारे कार्य करते थे, घर के सारे कार्य संपन्न होते थे, और वह अपनी संपत्ति को परिवार के हित में बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है, और उसमें संयुक्त परिवार के जितने सदस्य हैं सबका उसमें हित होता था, सबका उसमें राइट होता, सबका उसमें विधिक राइट है, सबका उसमें अपना शेयर है, अंश है। विधिक व्यक्ति यानी विधिक व्यक्ति, एक होता है व्यक्ति, एक होता है विधिक व्यक्ति। व्यक्ति जैसे हम लोग जैसे व्यक्ति हैं, विधिक व्यक्ति एक संस्था को कही जाती है। अब जैसे विधिक व्यक्ति में एक होता है प्राकृतिक व्यक्ति, एक होता है कृत्रिम व्यक्ति। जो प्राकृतिक व्यक्ति होता है, जैसे हम लोग फिजिकल दिखाई देते हैं, मूर्त रूप में जो है वो प्राकृतिक व्यक्ति हैं। जैसे व्यक्ति, गर्भस्थ शिशु, परंतु मृत व्यक्ति जो है वह विधिक व्यक्ति नहीं हो सकता। विधिक व्यक्ति में, प्राकृतिक व्यक्ति में मानव आते हैं, जीवित मनुष्य और गर्भस्थ शिशु, लेकिन मृत व्यक्ति जो मर गया है वह विधिक व्यक्ति में नहीं आता, वह प्राकृतिक कृत्रिम व्यक्ति में नहीं आता। और एक प्राकृतिक व्यक्ति हो गया, अब एक कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति क्या है? कृत्रिम व्यक्ति जिसको विधि द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसको विधि द्वारा अधिकार दिए गए हैं उसको कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। जैसे अस्पताल, निगम, विश्वविद्यालय, मंदिर, मस्जिद, रेलवे आदि सेवाएं को हम कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। अब यह सवाल उठता है, क्या प्राकृतिक व्यक्ति को मुकदमा दाखिल कर सकता है और उसके खिलाफ भी मुकदमा दाखिल किया जा सकता है, परंतु क्या कृत्रिम व्यक्ति जो है यह मुकदमा दाखिल कर सकता है या इसके विरुद्ध बात लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता? तो जैसे विधिक व्यक्ति है वह मुकदमा दाखिल कर सकता है, वह बात दायर कर सकता है और उसके विरुद्ध बात भी दायर की जा सकता है, उसे ही कृत्रिम व्यक्ति है जो अपने नाम से बात दायर कर सकता है और उसके विरुद्ध बात दायर कर सकता है, वो बात दायर कर सकता है और उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति पार्टी बना के बात दायर कर सकता है। तो एक कृत्रिम व्यक्ति हो गया। अब एक सवाल उठता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये विधिक व्यक्ति हैं कि नहीं? तो यहां जो है स्पष्ट है, विधिक व्यक्ति जो एक मतलब अस्थाई पद है, अस्थाई पद है। जैसे राष्ट्रपति का पद अस्थाई है, वह कभी रिक्त नहीं हो सकता, इसलिए राष्ट्रपति विधिक व्यक्ति है, लेकिन उसके खिलाफ बात नहीं किया जा सकता है, उसके विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। यह उनको विशेषाधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, तो विशेषाधिकार है, इसलिए उनके विरुद्ध बात नहीं दायर किया जा सकता है। उनको किसी की तो पार्टी नहीं बना सकता है राष्ट्रपति राज्यपाल। लेकिन प्रधानमंत्री जो है यह विधिक व्यक्ति की कोट में नहीं आता है,
प्रधानमंत्री विधिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति न यदि थोड़ी देर के लिए न रहे तो वो पद रिक्त हो जाएगा, उसके स्थान पर तुरंत उपराष्ट्रपति अपना पद धारण राष्ट्रपति का पद चार्ज लेगा। लेकिन वो पद रिक्त 1 सेकंड नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री का पद रिक्त भी हो सकता है और उसके आधार पर मंत्रिपरिषद भी काम कर सकती है। तो प्रधानमंत्री विधिक व्यक्ति नहीं है, जबकि राष्ट्रपति विधिक व्यक्ति है। अब वाद लाने का जो है विधिक व्यक्ति के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता है। अब एक है सिविल दायित्व और आपराधिक दायित्व। सिविल दायित्व में एक सिविल नेचर का होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की जमीन कब्जा कर लिया है तो वो सिविल बात दायर करेगा, और सिविल बात दायर करेगा उसमें वो अपना निर्णय कराएगा जैसा भी हो। और सिविल बात में यदि वादी ने जो बात दायर किया है उसमें वह मर जाता है तो उसके वारिसान उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गए, उसके वारिसान उसकी जगह कायम मुकाम बनेंगे। और यदि विपक्षी मर जाता है तो उसके वारिसान विपक्षी के उसके जगह सब्स्टिट्यूट हो गए या प्रतिस्थापन होंगे या कायम मुकाम किए जाएंगे, लेकिन बात खत्म नहीं होगा। जबकि आपराधिक दायित्व में, आपराधिक बात में कोई यदि किसी का मर्डर किया है, कोई किसी प्रति अपराध किया है, कोई किसी का कत्ल किया है, तो यदि वो व्यक्ति मर जाता है ड्यूरिंग ट्रायल, दौरान मुकदमा, दौरान विचारण, यदि वह उस व्यक्ति की आपराधिक बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह उस बात का उपशमन हो जाएगा, वह बात समाप्त हो जाएगा, तो उससे उत्तराधिकारी उसके किसी कार्य के पर दायित्वाधीन नहीं होंगे। लेकिन सिविल बाद में उसके उत्तराधिकारी, यदि सिविल बाद है तो उसके उत्तराधिकारी यदि मर जाता है, उसका जगह रिक्त हो जाता है, उसके उत्तराधिकारी पार्टी सेपरेट होंगे, कायम मुकाम होंगे, पार्टी बनेंगे। और आपराधिक बाद में जबकि ऐसा नहीं है, आपराधिक बाद वो व्यक्ति मर जाने के बाद आपराधिक बाद स्वतः समाप्त, उसके विरुद्ध स्वतः समाप्त हो जाता है। अब आज का सेशन इतना ही।